बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीपी कॉमर्स कॉमन डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटलेट टाउन बहावलपुर। सब्जेक्ट सेल्स टैक्स ADC 01402। स्टूडेंट्स, हम पीछे ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोसीडिंग्स क्या की जाएंगी ऐसी अथॉरिटी और पर्सन के ख़िलाफ़ जिसने कोई ऐसी अनड्यू फेवर ली है, कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो कि अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सेल्स टैक्स। सबसे पहले नंबर पे यहाँ डिस्कस करेंगे कि अंडर सेक्शन 51 बोर्ड ने कुछ ऐसे रूल्स प्रेस्क्राइब किए हैं कि इनिशियल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएगी किसी ऐसी अथॉरिटी या पर्सन के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 30 जो कि उसने कोई भी ऐसी डेलिबरेटली ऐसी गलती की है, कोई ऐसी चीज़ ओमिट कर दी है, कोई ऐसा बेनिफिट लिया है उसने अथॉरिटी से जो कि ड्यू नहीं था, उस पर अनड्यू फेवर ली है। दूसरे नंबर पर सब सेक्शन 1 के तहत ऐसी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी उस अथॉरिटी के ख़िलाफ़ और बोर्ड साइमल्टेनियसली उसी वक्त बोर्ड रेलिवेंट गवर्नमेंट एजेंसी को भी बता देगा, उसे भी इंटीमेट कर देगा कि इस शख्स के ख़िलाफ़ ये पेनल्टी है इसकी और इसने ये ऑफेंस किया था, इसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद है कि किसी भी जो ये प्रोसीडिंग की जाएगी ये किसी भी प्रेजुडिस के बग़ैर होगी, लायबिलिटी के बग़ैर होगी। इसमें सिर्फ इनिशिएट किया जाएगा कि उसके ख़िलाफ़ जो भी प्रूफ्स हैं वो सारे के सारे सामने हैं, तो वो उसको कैसे जस्टिफाई करेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रेट्स क्या हैं और उनकी कैलकुलेशंस कैसे होगी। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रेट्स में देखेंगे कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने जो ड्यू टैक्स था वो पे नहीं किया या उसको उस टाइम पर करेक्ट टाइम ड्यू टाइम पर पे नहीं किया, उस मैनर जो मैनर बताया गया उस मैनर में उस तरीके से उसको पे नहीं किया, या उसने उसमें कोई इनकरेक्टली वैल्यूज़ लिखी हैं, उसने जो ड्यू नहीं था वो क्रेडिट वहाँ से टैक्स क्रेडिट अटेन करने की कोशिश की है, कोई भी ऐसी उसने जो ऑफेंस है उसने किया है, तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उसने पे करना होगा। अब डिफ़ॉल्ट सरचार्ज में दो चीज़ें हैं, एक है रिफ़ंड एरोनियसली मेड कि उसने गलती से इनकरेक्टली कोई रिफ़ंड जो है वो किया है वहाँ से कि पर्सन लायबल टू पे एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और चार्ज और द अमाउंट ऑफ रिफ़ंड एरोनियसली मेड शैल पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% सालाना के हिसाब से डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वो पे करेगा उस टैक्स की अमाउंट के ऊपर जो कि ड्यू है या उसने जो रिफ़ंड कराई थी एरोनियसली उसके ऊपर उसको अदा करना पड़ेगा 12% सरचार्ज पर एनम, अपने जो ड्यू अमाउंट टैक्स थी उसका 12%। दूसरी चीज़ यहाँ उसको करनी होगी कि उसने कोई टैक्स फ्रॉड कमिट किया है उस शख्स ने, उस कंपनी ने, उस अथॉरिटी ने, तो ऐसी सूरत में उसको 2% पर मंथ के हिसाब से टैक्स अदा करना पड़ेगा उस अमाउंट का जो उसने टैक्स चोरी किया था या जो उसने गलत तरीके से उसने रिफ़ंड करवाया था, उसके ऊपर उसको 2% पर मंथ के हिसाब से डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अदा करना होगा। कैलकुलेशन कैसे होगी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की कि फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड। इन चीज़ों को सामने रखा जाएगा। एक तो इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है कि इनवैलिड अगर टैक्स क्रेडिट है जो कि नहीं था, उसका ड्यू नहीं था और उसने वो टैक्स क्रेडिट हासिल करने की कोशिश की है। इन द केस ऑफ इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट शुड बी calculated from the date of adjustment of such credit or as the case may be refund is received। कि उसको हमने वो टाइम पीरियड उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब से उसने वो स्टार्ट की एडजस्टमेंट क्रेडिट की या फिर जब उसने रिफ़ंड रिसीव किया, उस डेट से ऑनवर्ड टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना होगा। फिर दूसरी चीज़ है कैसे कैलकुलेट करना है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स के अगर एक शख्स जो है उसने टैक्स को पे ही नहीं किया या उसका कुछ पार्ट पे नहीं किया, तो जो पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट है
उसको कैलकुलेट किया जाएगा 16th डे ऑफ मंथ फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ द टैक्स पीरियड टू विच द डिफ़ॉल्ट रिलेट्स, कि जिस पीरियड का, जिस साल का, जिस ड्यूरेशन का वो डिफ़ॉल्ट जिससे रिलेट करता है, उस पीरियड में जो उसकी ड्यू डेट थी उससे ऑनवर्ड 16th डे ऑफ द मंथ से स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जो प्रोसीडिंग की जो डेट होगी उस वक्त तक उसको एक्चुअली जो टैक्स उसको पे किया गया है, जो ड्यू टैक्स था जो उसने पे किया है, उस डेट तक जो दरमियान का जो पीरियड होगा वो उसका डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उसको पे करना पड़ेगा। यानी उसने टैक्स पे नहीं किया, जो उसका ड्यू पीरियड था वहाँ से लेके जब उसने एक्चुअली पे कर दिया है उस दौरान उसकी जो टाइम पीरियड होगा उसके ऊपर उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कैलकुलेट कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन परसेंटेज। इस पर्पज़ के लिए देखेंगे कि टैक्स जो है उसमें पेनल्टी की अमाउंट शामिल नहीं होगी, सिर्फ वो जो रीजनल जो उसका टैक्स होगा वो शामिल होगा उसके अंदर। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एग्जेम्पशन फ्रॉम पेनल्टी एंड डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी से एग्जेम्पशन किसको होती है, किसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, किसको मुस्तस्ना कर दिया जाता है, किस पर ये लागू नहीं किया जाता। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी नोटिफिकेशन के तहत या ऑफिशियल गज़ट के तहत या अपने किसी स्पेशल ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट राइटिंग में इन रिटन फॉर्म किसी पर्सन को, किसी अथॉरिटी को उस पेनल्टी से, उस डिफ़ॉल्ट सरचार्ज से फ्री कर सकती है कि वो उसका एक पार्ट या वो तमाम की तमाम अमाउंट जो है वो ना दी जाए। वो स्पेशल ऑर्डर हो सकता है, वो कोई स्पेशल केस हो सकता है। नेक्स्ट इसका इसी का पार्ट है, कंटिन्यू करेंगे हम, पावर टू समन पर्सनस, के किस इस तमाम जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं इन मैटर्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू है और किसी पर्सन को, किसी अथॉरिटी को वहाँ पेश होने के लिए कहा जाता है, तो क्या तरीक़ाकार होगा कि इनलैंड रेवेन्यू का कोई भी जो ऑफिसर है उसके पास ये पावर होगी, ये अथॉरिटी होगी कि वो किसी ऐसे शख्स को अपने पास बुलवा सकता है जिसकी हाज़िरी वहाँ पर ज़रूरी है, वो समझता है, और वो तमाम अपने एविडेंसेस और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स सामने लेके आएगा ताकि इंक्वायरी के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, और इस मकसद के लिए उस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो उसे उन डॉक्यूमेंट समेत वहाँ पर बुलवा सके। कोई भी ऐसा पर्सन जो सब सेक्शन 1 के तहत जिसको समन भेजे गए हैं, जिसको बुलवाया गया है, वो बाउंड होगा कि वो ख़ुद अटेंड करे, खुद जाए वहाँ पर, खुद हाज़िरी दे, या अपना कोई भी ऑथोराइज्ड एजेंट जो है वो उसको भेजे इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिस में, वहाँ पे डायरेक्टली वो वहाँ पर उसका जाना ज़रूरी है ताकि जो भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जा सके। अगर वो कोई प्रूफ देना चाहता है, कोई जस्टिफिकेशन देना चाहता है, तो वो फ़ेस टू फेस उसको हैंडल कर सके। सिर्फ कोई ऐसा केस हो सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हु इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन अ कोर्ट अंडर सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1908 शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन, के एक स्पेशल केस हो सकता है कि अगर किसी शख्स के पास ये एग्जेम्पशन के ऑर्डर्स मौजूद हैं सेक्शन 132 133 के तहत कि वो ख़ुद से वहाँ पेश होने का पाबंद नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए रियायत होगी। अदरवाइज़ अगर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस में से कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर जो है वो अगर बुलवाता है, अटेंडेंस वो ज़रूरी समझता है, तो उसके पास ये पावर होगी कि वो उस शख्स को पाबंद करे। कोई भी ऐसी इंक्वायरी जो है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जो पेश की जाती है उसकी जुडिशल प्रोसीडिंग हो सकती है उसी मीटिंग में सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के तहत, पाकिस्तान पेनल कोड के तहत। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। एक तो आपने प्रिपेयर करना है कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि किसी अथॉरिटी या किसी पर्सन के अगेंस्ट की जा सकती हैं कि उसने कुछ अनड्यू फेवर ली है, कुछ ऐसा गलत किया है तो उसके ख़िलाफ़ इनिशिएट किया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। रेलिवेंट गवर्नमेंट एजेंसी को भी साथ ही इंटीमेट कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें विदाउट प्रेजुडिस और लायबिलिटी के वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी फिल वक्त।
फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रेट्स क्या क्या होंगे डिफरेंट केसेस में, कि अगर वो गलती से वो जो भी कमिट हुआ है उससे टैक्स की अमाउंट पूरी फुलफ़िल नहीं हुई थी, जो भी सिचुएशन थी, तो उसने 12% पर एनम पे करना है। और अगर उसने कोई टैक्स फ्रॉड किया है तो फिर उसको 2% पर मंथ के हिसाब से वो अमाउंट पे करनी होगी। और नेक्स्ट है कि कैलकुलेट कैसे करना है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर उसने इनवैलिडली उसने रिफ़ंड करवा लिया उस शख्स ने, तो उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। और अगर उसने टैक्स पेमेंट की ही नहीं है उसमें, या उसका कोई पार्ट मिस कर दिया है, तो टैक्स जो है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कैलकुलेशन के मेथड्स पे, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की कैटेगरीज़ पे। और एग्जाम्पशन किस सूरत में हो सकती है, स्पेशल केस कोई हो सकता है जिसके लिए स्पेशल ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। और पावर किसके पास है किसी पर्सन को समन करने की, उसको पर्सनली बाउंड करने की, कि वो प्रेजेंट हो, वहाँ पर मौजूद हो, उसकी अटेंडेंस वहाँ ज़रूरी हो। इस सूरत में किसको के पास ये अथॉरिटी होगी, इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर के पास। किस सिचुएशन में ये अथॉरिटी नहीं होगी, या किस सिचुएशन में वो शख्स पाबंद नहीं होगा पेश होने का। और क्या जुडिशल प्रोसीडिंग की जा सकती हैं, किस एक्ट के तहत की जा सकती हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हमने करना है पावर टू अरेस्ट, एंड उसके जो भी प्रोसिक्यूशन होगी उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्रोसीजर उसका देखेंगे, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, और ये भी तमाम जो टॉपिक्स होंगे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। तो आप फ़िलहाल इस टॉपिक को तैयार कर लें। थैंक यू।